गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक क्रिया पढ़ेंगे। इससे पहले हम विशेषण और कारक, मुहावरे, लोकोक्ति, निबंध आदि कर चुके हैं। तो पहला पढ़ते हैं अब क्रिया। परिभाषा देखते हैं इसकी। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। सीधी सी परिभाषा बोले तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में जो धातु होती है वही हिंदी में क्रिया रूप है, लेकिन हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। जैसे लिख धातु से लिखना, हंस धातु से हंसना। अब इसके प्रकार देखते हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद पाए जाते हैं। क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है: कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। अब पहला देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऐसा नहीं बोलना है इसको, मोस्टली बच्चे बोलते हैं अकर्मक सकर्मक, ऐसे नहीं बोलना है। अकर्मक है, अ होता है नहीं का भाव जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक होता है स यानी सहित, जो क्रिया कर्म के साथ आती है। देखिए परिभाषा से स्पष्ट करते हैं। पहला, अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, यानी यहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, भौंकना क्रिया, और क्रिया भौंकने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कुत्ते पर। तो जहां सीधा प्रभाव पड़ता है वहां क्या होता है? अकर्मक क्रिया। उसके बाद कविता हंसती है, हंसना क्रिया। कौन हंसता है? कविता। वही मैम। टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं। इनमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए ये कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं। अगला, सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, भूपेंद्र दूध पी रहा है। पीना क्रिया, भूपेंद्र कर्ता, लेकिन क्या पी रहा है? कर्म। काम क्या? दूध को पी रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां कर्म प्रयुक्त हुआ है। तो जहां कर्म प्रयुक्त होते हैं वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। नीतू खाना बना रही है। बना रही है क्रिया, नीतू कर्ता, लेकिन क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, तो उपभेद किए जाते हैं। पहला उपभेद कौन सा है? एक कर्मक क्रिया। नाम के अकॉर्डिंग जैसे पता चल रहा है, एक कर्म, जहां एक कर्म हो। और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, जहां 2 कर्म एक साथ आए। कैसे देखें? जब पहला देखते हैं एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। कर्म आया, एक कर्म है। लेकिन अगला देखिए, द्विकर्म। जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अध्यापक कर्ता हो गया, पढ़ाना क्रिया हो गई। अब देखो, किसको पढ़ाया? छात्रों को। और क्या पढ़ाया? भूगोल। तो कितने कर्म है इसमें? 2 कर्म।
तो इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं इसमें ये द्विकर्मक क्रिया है। ये क्रिया कैसी है? द्विकर्मक, क्योंकि इस क्रिया के पहले दो कर्म आए हैं। समझ में आ गया? यहाँ आपका कर्म के आधार पर क्रिया समाप्त होती है। अगली प्रयोग और संरचना के आधार पर आप इसको अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो। प्रयोग के आधार पर क्रिया, ठीक है। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इस आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। जैसे नंबर 1, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ये सामान्य क्रिया वही है जो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे राहुल सोता है, आया था कविता हंसती है, तो वैसे ही ये सामान्य क्रिया कही जाती है। तो इसका एक भेद ये हो गया। महेंद्र जाता है, संयुक्त दोष आई, ठीक है, सामान्य क्रिया। नंबर 2, संयुक्त क्रिया। संयुक्त, जैसे नाम से पता चल रहा है, दो या दो से अधिक। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक होती है, भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहता है, ठीक है। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। दो क्रिया है, ठीक है। बनाना और लिया, लेना। तो बनाना क्रिया, लेना क्रिया, हेमराज ने खाना खा लिया, खाना क्रिया, लिया क्रिया, ठीक है। तो जब दो क्रिया इस तरह की साथ में आई है तो संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रिया, इंपॉर्टेंट क्रिया है बेटा, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ध्यान रखिएगा। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, ठीक है। तो वह क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यानी सीधे साधे शब्दों में लिखें तो जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है। जैसे मालिक ने चपरासी से झाड़ू लगवाया, ठीक है। आगे इसमें देखिए उदाहरण, जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। दुष्यंत ने स्वयं पत्र नहीं लिखा बल्कि हेमंत से पत्र लिखवाया। तो जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से क्रिया करवाता है वहां प्रेरणात्मक क्रिया होती है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, स्वयं न पढ़ के सविता से पत्र पढ़वाती है, ठीक है। तो यहाँ प्रेरणात्मक क्रिया। अगला देखिए पूर्वकालिक, नाम के अकॉर्डिंग देखिए, समझिए। पूर्वकालिक, काल होता है समय, पूर्व यानी पहले, यानी जो कार्य दो अगर क्रियाएं एक साथ आई हैं और उसमें से जो पहली क्रिया समाप्त हो गई तो वो पूर्वकालिक क्रिया। तो वो वाली कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक। जैसे आप कहते हैं घर में किसी पूछता है खाना खा लिया, तो हाँ खाना खाकर वो पढ़ने चला गया, है ना। मम्मी कहेगी हाँ खाना खाकर पढ़ने चला गया, तो पढ़ने चला गया वो बाद की क्रिया, लेकिन पढ़ने से पहले कौन सी क्रिया की उसने? खाना खाया। तो खाना खाने वाली क्रिया कौन सी हुई? पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया? अब परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उसमें से एक क्रिया दूसरी से पहले संपन्न हो गई तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, सोया बाद में, पहले क्या किया? पढ़ाई की। तो यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हुआ तथा अतः पढ़कर क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाएगा। अब पूर्वकालीन क्रिया कैसे बनती है? किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, ठीक है। आगे देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु, ध्यान रखिएगा, नाम क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। तो वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये भी बहुत एग्जाम में आती है, धातु क्रिया, ठीक है। जैसे रंग, रंगना, लाज, लजाना, अपना, अपनाना, गरम, गरमाना। गरम क्या है? विशेषण है, तो गरम से क्या बना? गरमाना। चमक, चमकाना, गुद, गुदाना, ठीक है। तो इस तरह की क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अगला देखिए कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया होती है ऐसे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं।
ठीक है। जब प्रत्यय लगाते हैं तब जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखो, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। देखो चल मूल शब्द है, फिर ना प्रत्यय लगा तो चलना, ता लगा चलता, कर लगाया चलकर। इसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। ठीक है। अगला देखिए, सजातीय क्रिया। सजातीय होती है सजातीय, स यानी समान, जाति यानी एक जाति की वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती है। बहुत से ऐसे वर्ड है ना, हम कहते हैं ना खाना खा, गाना गाना, राम ने गाना गाया, गाना गाना, दोनों एक ही मूल शब्द से, दोनों से बनी है ना, एक ही है। क्या है? गाना। पहला है सॉन्ग, फिर है गाया, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। तो इनको कहते हैं सजातीय क्रिया। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी। कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हैं, लड़ाई भी लड़ना और लड़ी भी लड़ना। ठीक है। तो दोनों, राम ने गाना गाया, तो गाना और गाना, गाया। ठीक है। तो लड़ाई लड़ी, कर्म और क्रिया जहां एक ही धातु से मिलकर बनते हैं वहां सजातीय क्रिया होती है। अगला देखिए, सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अरविंद पढ़ता है। अब हम सेंटेंस केवल बनाए कि अरविंद पढ़ता, तो वाक्य पूरा नहीं है, इसीलिए हम हे हा ही का प्रयोग करते हैं। तो अरविंद पढ़ता है, सहायक क्रिया। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख, केवल रख लिख दे तो नहीं होगा वाक्य पूरा, तो रख दी है, तो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। ठीक है। उक्त वाक्यों में तथा दी है तथा दी है, ये दोनों सहायक क्रिया है। ठीक है। अब अगला लेते हैं हम काल के अनुसार क्रियाएं। पहला दूसरा वाला प्रयोग और संरचना के आधार पर हो गया। अब लेते हैं काल के आधार। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम रख दिया जाता है। बहुत इजी क्रिया है ये, और ये सारा आपको टेंस आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आते हैं। तो तीनों की समझ है हे हा ही, था थे थी और गागेगी, तो उस नाम से अकॉर्डिंग ये क्रिया बनती है। नंबर 1, भूतकालिक क्रिया। इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला भूतकालिक यानी पास्ट में हुई, तो पता चल जाएगा बिल्कुल। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, चली गई, तो पास्ट। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था थे थी, भूतकाल की बात हो रही है, तो कौन सी क्रिया हो गई? भूतकालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया ले लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। कमला गाना गाती है, विमल खाना खाता है, ये बच्चा पढ़ता है, ये बच्चा नहीं पढ़ता है, ये बच्चा होमवर्क चेक करवाता है, ये बच्चा होमवर्क चेक नहीं करवाता है। ठीक है। तो ये हो गया वर्तमान कालिक। नंबर 3, भविष्यकालिक। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। आने वाले समय में। ठीक है। तो आने वाले समय में क्रिया के आने का बोध होता है, तो कौन सा? भविष्यकालीन। नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा, है ना। हम भी कभी आमने सामने पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह की भविष्य में होने वाली क्रियाएं कैसी कहलाती है? भविष्यकालीन क्रिया।